Hi guys, I hope you all are doing very well. So guys, let's start with the next part of chapter number 1 of ACCA F9. So guys, so next part हमारा is role of management and goal congruence. ठीक है, रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड गोल कॉन्ग्रुएंस. तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ हमने पढ़नी है दैट इज एजेंसी थ्योरी. अब एजेंसी थ्योरी गाइस क्या होती है? सो एजेंसी थ्योरी बेसिकली इज कि लेट्स से दिस इज अ पर्सन, ठीक है, एंड दिस इज अनदर पर्सन, और हमारा एक कोई क्लाइंट है, लेट्स से दिस इज द क्लाइंट. सो द पॉइंट इज दिस हिज नेम इज ए, हिज नेम इज बी. सो मान लो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना था और उसके लिए ये जिनका इनका इन दोनों का बिजनेस है, दीज टू आर पार्टनर ऑफ अ बिजनेस, इन दोनों का बिजनेस है, तो इन्होंने क्लाइंट से एक कॉन्ट्रैक्ट करना था. ए इज़ नॉट इन द कंट्री बट कॉन्ट्रैक्ट तो करना है, तो बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली क्लाइंट से कर लिया बिजनेस के नाम पे. सो दैट मीन्स बी इज एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ द फर्म एज वेल एज बी इज एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ ए के बिहाफ पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके क्लाइंट को दे रहा है. सो दीज टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशंस. So agency relationship occurs when one party, that is the principal, employs another party, that is the agent, to perform a task on the behalf. In particular, directors, ध्यान से सुनना guys, directors acts on behalf of shareholder. Shareholder are the principal. तो basically हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है क्या, कि shareholder are the owner of the company but they don't run the company. कंपनी को चलाने के लिए वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं. सो वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं हु आर नॉट दी ओनर ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर को नॉर्मल सैलरी या रेम्यूनरेशन जो बोलते हैं उनको मिलती है, एंड डायरेक्टर्स रन द कंपनी. सो डायरेक्टर्स एक्ट एज काइंड ऑफ यू कैन से एजेंट ऑफ शेयर होल्डर. सो एजेंसी थ्योरी बेसिकली क्या कहती है, वो यही कहती है, ये देखो एजेंसी थ्योरी इज दिस. क्या बोलते हैं इसमें कि एक होता है हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया है, एम्प्लॉय किया है टू परफॉर्म टास्क और एक्टिविटीज विद द थर्ड पार्टी, और यू कैन सी द क्लाइंट. ठीक है, क्लाइंट बोलो या थर्ड पार्टी बोलो, कि जो भी काम करना है वो एजेंट करेगा. अब उस केस में क्या होता है, अगर मान लो क्लाइंट के साथ कुछ फ्रॉड हो गया, ठीक है, कुछ फ्रॉड हो गया, या क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट के पास उनको लगा कि जो डॉक्यूमेंट आया वो कुछ एरर हो गया, तो उस केस में क्लाइंट किसको रिस्पॉन्सिबल मानेगा, एजेंट को या प्रिंसिपल को? सो ही विल हेल्ड प्रिंसिपल इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, सो होल्ड्स प्रिंसिपल टू अकाउंट फॉर ऑन एजेंट्स एक्ट. बेसिकली थर्ड पार्टी जो है वो प्रिंसिपल को होल्ड करेगी अपनी गलतियां करने के लिए. अगर एजेंट ने कुछ भी गलती किया तो वो एजेंट को नहीं बोलेगी, वो होल्ड करेगी प्रिंसिपल को, कि मैंने तो काम आपसे कराना था, मैंने तो फर्म से काम कराना था, मैंने तो इस कंपनी से काम कराना था, डायरेक्टर ने काम किया डजेंट मैटर, मेरे को तो कंपनी से काम कराना था, और कंपनी किसकी है, शेयर होल्डर की. सो यहाँ पे बहुत सारे इस चीज़ में देखा जाए तो यहाँ ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है. प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं कि जैसे एजेंट हैं, इनका जो मोटिव होता है वो कुछ और होता है, क्योंकि एजेंट को तो नॉर्मल सैलरी मिलती है. जैसे अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करूं कंपनीज के केस में, तो डायरेक्टर्स का तो मोटिव ही कुछ और होता है. दे डोंट वांट कि कंपनी खूब प्रॉफिट कमाए. दे मतलब ऑब्वियसली उनको सिखाया ये जाता है, इसीलिए उनको अपॉइंट किया हुआ है कि कंपनी खूब प्रॉफिट कमाए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. बट उनके माइंड में एक चीज़ ये भी होती है कि यार हमें तो ये है कि कंपनी चलती रहे और हमें अच्छी सैलरी मिले, हमें खूब अच्छी सैलरी मिले, हमारी सैलरी ग्रो हो. और इनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है, ये खुद डिसाइड करता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे सारा. ठीक है, तो डायरेक्टर्स का जो टारगेट होता है वो ये होता है. शेयर होल्डर का टारगेट क्या होता है? अब प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं, शेयर होल्डर, क्या इनका टारगेट ये होता है कि डायरेक्टर्स को ज़्यादा सैलरी दो? नहीं, इनका टारगेट होता है कि इनको कम सैलरी मिले, बिकॉज डायरेक्टर्स आर दी टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द कंपनी, जिनको सबसे हाईएस्ट पैकेज मिलता है. तो अगर इनका पैकेज बढ़ेगा, लेट से 5 करोड़ का किसी का एनुअल पैकेज है, तो 5 से सीधा 7 करोड़ होगा, तो 2 करोड़ का तो कंपनी का लॉस हो गया ना. ये कंपनी का लॉस मतलब इनको जो डिविडेंड मिलेगा वो कम मिलेगा, है ना. सो दोनों के जो मेंटालिटी होती है, दोनों के जो टारगेट्स होते हैं, दोज आर डिफरेंट. ठीक है, सो ये तो थी हमारी एजेंसी थ्योरी के प्रिंसिपल अपॉइंट्स एजेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, एंड एजेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट सारे काम करता है. जैसे शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर कंपनी का सारा काम करते हैं, एंड इन केस कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और कंपनी किनकी है, शेयर होल्डर की, तो इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल.
सो डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस। ये जो मैंने तुम्हें अभी ऊपर बताया था ना एग्जांपल, कि डायरेक्टर्स की मेंटालिटी कुछ और होती है, शेयर होल्डर की कुछ और होती है, ये उस चीज़ को बताया हुआ है कि कंपनी के केस में जो डायरेक्टर्स होते हैं, ओनर होते हैं, दोज आर डिफरेंट, और कंपनी के केस में जो कंट्रोल होता है वो किसी और के हाथ में होता है। ओनर्स कौन होते हैं कंपनी के? हमने पता है ओनर्स आर शेयर होल्डर, और कंपनी को कंट्रोल कौन करते हैं? डायरेक्टर्स। तो देखा जाए तो ओनर्स और शेयर होल्डर अलग है, ओनर अलग है और शेयर होल्डर अलग है। सो शेयर होल्डर आर रिलायंट अपॉन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू अंडरस्टैंड एंड परस्यू ऑब्जेक्टिव फॉर देम, कि शेयर होल्डर मैनेजमेंट पे रिलाय करते हैं, डायरेक्टर्स पे रिलाय करते हैं कि वो काम संभालें। ऑल दो शेयर होल्डर कैन इंटरवीन via resolutions at general meeting, the managers are usually left alone on day to day basis, कि शेयर होल्डर कंपनी की डे टू डे मीटिंग में इंटरवीन कर सकते हैं, जनरल मीटिंग्स में आ सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं, बिकॉज दे आर ओनर ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर्स तो मोस्टली उनको फॉलो करने के लिए और डे टू डे काम के लिए रह गए। मैनेजमेंट आर यूनिकली प्लेस्ड टू मेक डिसीजन टू मैक्सिमाइज देयर ओन वेल्थ और हैप्पीनेस रादर देन वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी कंपनी के केस में रहती है। तो इन्होंने काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ कि ऐसा कैसे हुआ देखो। अब सबसे पहला हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन। सो रेम्यूनरेशन का मतलब दीज आर नॉट टॉपिक्स दैट यू हैव टू लर्न, ये टॉपिक लर्न नहीं करने तुम्हें, ये तुम्हें वर्ड टू वर्ड पढ़ने हैं। इसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे हमें समझ आएगा कि कैसे ओनरशिप और कंट्रोल अलग अलग हैं, दे आर नॉट सेम। So in the UK, recession in 2008-2009 led to many companies reporting sharply reduced profits and laying off staff and cutting levels of employee pay, कि उस टाइम पे काफ़ी सारे कंपनीज जो थी उनके प्रॉफिट्स कम हो गए थे, उन्होंने लोगों को निकालना शुरू कर दिया और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम होगी। एट द सेम टाइम मैनी डायरेक्टर्स वर अवॉर्डेड लार्ज इंक्रीज इन पे एंड लार्ज बोनसेस, कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा था, जहाँ कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो रहे थे, वहाँ डायरेक्टर्स अपनी इंक्रीज सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे, बोनसेस अब क्लेम कर रहे थे। द ग्रेटेस्ट मीडिया अटेंशन फोकस्ड ऑन द कंपनीज हु रिसीव्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस एज अ पार्ट ऑफ बेल आउट पैकेज बट कॉन्टिन्यू टू रिवॉर्ड देयर टॉप एग्जीक्यूटिव्स हाईली। मतलब वो कंपनीज जो बिल्कुल बंद होने के लेवल पे थी, गवर्नमेंट हेल्प देम आउट, गवर्नमेंट पेड देम सम मनी, गवर्नमेंट इन्फ्यूज मनी इन दोज कंपनीज, बट स्टिल दोज कंपनीज वर पेइंग ह्यूज अमाउंट टू दी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स, बहुत ज़्यादा पैसे वो पे कर रहे थे। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें आजकल बताता हूँ क्या होता है, दिस इज नॉट ट्रू, 100% ट्रू नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, बट कुछ एक कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू। सो आजकल तुमने देखा होगा, स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट इंडिया एंड अदर कंट्रीज स्पेसिफिकली, तो क्या है हमारे यहाँ पे आजकल FDI बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके हैं। FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, foreign direct investment. This is just an example I am saying, not practical, just an example for educational purpose. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स से ये दो बंदे हैं, मैंने तो 4 बना दिए, 4 इसलिए बनाए क्योंकि 2 ओनर्स हैं और 2 डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, ओनर्स ने एक कंपनी बनाई, ओनर्स ने एक कंपनी बनाई और कंपनी बना के उन्होंने बोला कि हम इस कंपनी को खूब अच्छा चलाएंगे। अब तो FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आ सकती है। हम कंपनी बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, उसको चलाएंगे और फॉरेन से खूब सारा अमाउंट उसमें इन्फ्यूज़ कराएंगे एज कैपिटल। उनको बोलेंगे आप हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दो, चाहे इक्विटी की फॉर्म में कि आप ओनर बन जाओ, या फिर इन द फॉर्म ऑफ डेट मतलब तुम हमें लोन दे दो। लोन तो बहुत कम देते हैं, तो एक तरह से वो बोलेंगे कि आप हमारी कंपनी के ओनर बन जाओ, कुछ शेयर्स लेके यू बिकम दी ओनर्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कंपनी के पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तो ये जो 2 बंदे हैं, दोज आर शेयर होल्डर्स, इनका टारगेट क्या होगा कि कंपनी खूब चले, खूब पैसे कमाए, ताकि हम सब मिलके पैसे कमाएं। लेकिन जो ये 2 डायरेक्टर्स हैं, ये बड़े चालाक हैं। इन्होंने क्या किया, और नॉर्मली आजकल क्या होता है गाइज, शेयर होल्डर बिकम्स डायरेक्टर। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर डायरेक्टर्स नहीं बन सकते। इन स्मॉल और मिड साइज कंपनीज देयर कैन बी सिनारियोज कि शेयर होल्डर्स आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ऐसा भी हो सकता है, बहुत कम होता है बट हो सकता है। तो ये दोनों कंपनी के डायरेक्टर भी बन गए। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों ने जब कंपनी स्टार्ट की थी, दे इन्वेस्टेड 1 करोड़ ईच, 1 करोड़ ईच करके उन्होंने कंपनी स्टार्ट कर दी और कंपनी में काम शुरू कर दिया। 2 करोड़ में नॉर्मल अगर IT का काम है जिसमें फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, कंप्यूटर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, वो काम चल सकते हैं। इनको बाहर से इन्होंने लेट से
10 करोड़ की फंडिंग कर ली, ठीक है, कि 10 करोड़ रुपीज़ हमारे पास आ जाए। अभी हम मान के चलते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, अभी हम अलग अलग मान के चल रहे हैं। इन दी बैक ऑफ द माइंड तुम सोच रहे हो कि सर ये तो सेम है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ बुक्स में कि ये अलग अलग है। तो 10 करोड़ की फंडिंग होगी। अब देखो कंपनी में जो ये डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स को तो रेम्यूनरेशन मिलती है। इन्होंने क्या किया, डायरेक्टर्स ने बोला कि हम तो हर साल 1.5 करोड़ कंपनी से सैलरी लेंगे, क्योंकि कंपनी तो मोस्टली हम ही चला रहे हैं। वी आर द टॉप मोस्ट पोजीशन, एट द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द कंपनी। डिसीजन लेना, ये करना, सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट भी हमारी वजह से आई है, तो हम तो 1.5 करोड़ सैलरी लेंगे। तो 1.5 ईच, तो मतलब 3 करोड़ सैलरी पर एनम कंपनी की चलेगी। थोड़ा बहुत कंपनी ने काम भी किया होगा। तो देखा जाए तो जो बाहर से पैसे आए थे 3 से 4 साल में वो सारे पैसे डायरेक्टर्स लेके चलते बने। चलो भाई, एज सैलरी उन्होंने पैसे लिए और ख़त्म। बेचारे जो ओनर्स हैं वो ऐसे ही रह गए, यार कंपनी में बाहर से पैसे भी आए थे और वो पैसे तो कहीं कंपनी में लगे ही नहीं, वो तो सैलरी की तरफ फॉर्म में निकल के सारे चले गए। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं कि ओनरशिप और जो कंट्रोल होता है उनका डिवोर्स होता है, तो उसकी वजह से कंपनी में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं। तो वो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। दूसरा, एम्पायर बिल्डिंग। तो तुम्हारे लिए देखो, चलो मैं एक होमवर्क देता हूँ। तुम्हारा होमवर्क ये है गाइस कि तुमने ये जितनी भी चीज़ें हैं, एम्पायर बिल्डिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग, ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस, टेक ओवर बिड्स, अनएथिकल एक्टिविटीज़, यू विल हैव टू रीड टिल हियर। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स तुम्हें दिए हुए हैं, ये तुम्हें लर्न नहीं करने, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं विच विल मेक यू अंडरस्टैंड कि ओनरशिप और डायरेक्टर्स के अलग होने की वजह से, कंट्रोल होने की अलग होने की वजह से, मोटिव अलग होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं कंपनी के अंदर। हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चीज़ें मैनेज करना। तो चीज़ें मैनेज करने में सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम अराइज ना हो, उसके लिए हमारी बनी है मैनेजीरियल रिवॉर्ड स्कीम, कि ऐसे हम कैसी कैसी एक्टिविटी करें ताकि डायरेक्टर्स और जो मैनेजर्स हैं वो अपना प्रॉफिट ना देख के वो कंपनी के प्रॉफिट के बारे में भी सोचें, और ऐसी कैसे लिंकिंग करें कि अगर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे तभी उनको खुशी मिलेगी, ऐसा कैसे सोचें। तो उस केस में ओनर्स ने क्या किया, वन वे टू हेल्प एंश्योर दैट मैनेजर्स टेक डिसीजंस विच आर कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर इज टू इंट्रोड्यूस केयरफुली डिजाइन रेम्यूनरेशन पैकेजेस एंड द स्कीम्स कुड बी, क्या क्या स्कीम्स हो सकती हैं। पहला, बी क्लियरली डिफाइंड एंड इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट एंड ईजी टू मॉनिटर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए शेयर होल्डर को, जैसे ये शेयर होल्डर हैं कंपनी के और ये डायरेक्टर हैं, तो शेयर होल्डर को, डायरेक्टर्स को जो इनको जब इनको अपॉइंट करते हैं, साफ लिखा होना चाहिए कि तुम्हारी जो सैलरी है दैट विल बी डिसाइडेड बाय अस, और एक हम आगे पढ़ेंगे, एक होता है एनईडी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो डिसाइड करेंगे तुम्हारी सैलरी। तुम खुद अपनी सैलरी डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, चेंजेस नहीं कर सकते उसमें, तुम्हारे को जो है वही मिलेगा जो हमने डिसाइड किया हुआ है। तो उस केस में इनको अगर ये काम बेकार करेंगे तो सैलरी तो इनको निकाल देंगे हम, और अगर कंपनी खूब पैसे कमा रही है तब भी अपनी सैलरी ज़्यादा नहीं ले सकते, बोनस ज़्यादा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमने इस तरह से उनका कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। लिंक रिवॉर्ड टू चेंजेस इन शेयर होल्डर वेल्थ। इसका मतलब क्या है, हमने उनको बोला डायरेक्टर्स को, जितना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उतना ज़्यादा तुम्हें बोनस मिलेगा। सिंपल सी बात, जितना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उतना ज़्यादा तुम्हें बोनस मिलेगा। उसका मतलब क्या है, इससे क्या होगा कि जो और ये हैं, ये ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे, कंपनी खूब प्रॉफिट कमाए। कंपनी खूब प्रॉफिट कमाएगी तो ओनर्स का तो फ़ायदा हो ही रहा है, ओनर की तो वेल्थ बढ़ ही रही है, तो ये खूब कोशिश करेंगे प्रॉफिट कमाने की ताकि इनको भी बोनस मिले। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया ही नहीं तो इनको भी बोनस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, मैच मैनेजर्स टाइम हॉरिजॉन्स टू शेयर होल्डर्स टाइम हॉरिजॉन। तो बेसिकली ये टाइम हॉरिजॉन वगैरह जैसे हम कहते हैं ना, अकाउंटिंग बुक्स वगैरह और जो भी इनके डिसीजंस वगैरह लेने हैं वो दोनों सेम टाइम पे डिसीजंस लें। एनकरेज मैनेजर टू अडॉप्ट सेम एटीट्यूड टू रिस्क एज शेयर होल्डर, कि अगर शेयर होल्डर को लगता है कि अपने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, इस रिस्की बिजनेस, मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलेगा। जैसे मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, अभी तक तो देखो मुझे कुछ रेवेन्यू आता नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ बच्चे हैं जो थैंक्स गिविंग में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, बट वैसे यूट्यूब से मुझे कोई रेवेन्यू नहीं आता, बट स्टिल आई एम वर्किंग। लेकिन अगर मैं कोई और टीचर हायर करूँगा तो ही और शी विल एक्सपेक्ट कि मुझे तो सिंपल सैलरी मिले इसमें। सर अंशुल सर हमें सैलरी पे रखें, चाहे बच्चे वीडियो देखें चाहे ना देखें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे केस में तो ऐसा नहीं है ना। तो पॉइंट इज़ दिस कि जो एटीट्यूड मेरा है यानी शेयर होल्डर का है, वही एटीट्यूड डायरेक्टर का होना चाहिए, तभी कंपनी चलेगी, तभी ठीक से काम होगा। सो इसके लिए इन्होंने कुछ रिवॉर्ड स्कीम्स बनाई हैं। तो रिवॉर्ड स्कीम सबसे पहले क्या है हमारी, रेम्यूनरेशन लिंक टू, रेम्यूनरेशन मतलब कि जो भी
सैलरी, कमीशन। तो रेम्युनरेशन सिंपल मीन्स टोटल अमाउंट पेबल टू मैनेजर और डायरेक्टर, टोटल अमाउंट पेबल टू मैनेजर और डायरेक्टर। तो जो टोटल अमाउंट पेबल टू मैनेजर और डायरेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड रेम्युनरेशन। तो रेम्युनरेशन इज लिंक टू मिनिमम प्रॉफिट लेवल्स या इसको प्रॉफिट लेवल्स, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन और रेवेन्यू ग्रोथ, के तीनों से लिंक है। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी का रेवेन्यू सेल्स बढ़ रही है, तभी तुम्हारी सैलरी जो तुम्हारी रेम्युनरेशन है वो बढ़ेगी, अदरवाइज तुम्हारी रेम्युनरेशन में चेंज नहीं आएगा। तभी जो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स है दे विल वर्क सो दैट कंपनी शुड अर्न मोर, ताकि उनको भी ज़्यादा पैसे मिले, ठीक है ना। और आज की डेट में क्या होता है गाइस, तुम्हारे फ्रेंड्स में, नोन्स में, सर्कल में किसी के पेरेंट्स होंगे या कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, तो तुमने देखा होगा जैसे कोई बैंक में जॉब कर रहे हैं, बैंक में लोन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो बहुत सारे फ्रेंड्स तुम्हारे हो सकता है अगर लोन डिपार्टमेंट में हो, दे यूज टू कॉल यू कि यार एक लोन मेरे से करा ले या इंश्योरेंस मेरे से करा ले, ठीक है, मेरे से लोन प्लीज़ करा ले यार, कुछ ऐसे ऐसे बातें तुम्हें बोलते होंगे, 10 लाख का लोन करा ले, 20 लाख का लोन करा ले, मेरे टारगेट पूरे हो जाएंगे। अब अगर तुम लोन कराओगे उससे, तो बेसिकली जो उनकी कंपनी है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्योंकि लोन बढ़ेगा तो कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा, उस वजह से इस पर्सन को कंपनी थोड़ा सा कमीशन देगी कि तुम्हारे को हमने कहा था कि इतना लोन कराओगे इतना कमीशन है, उसको बेचारे का कमीशन मिल जाएगा। तो पॉइंट इज, तुमने जब लोन लिया तो उससे क्या हुआ, उससे ये फ़ायदा हुआ कि उस पर्सन को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल गया और कंपनी का तो रेवेन्यू बढ़ गया। दैट मीन्स दिस पर्सन हु इज़ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इज़ वर्किंग सो दैट कंपनी के प्रॉफिट्स खूब सारे बढ़े, ठीक है ना। कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं बढ़ते तो फिर कुछ नहीं होगा, तो वो कंपनी के प्रॉफिट्स इनडायरेक्टली बढ़ा ही रहा है वो, वरना उसको पता है उसको कुछ नहीं मिलना। नेक्स्ट आता है रेम्युनरेशन के साथ एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम, दैट इज कॉल्ड ईसॉप। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम भी बोलते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो दीज आर मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम, जिसको हम इस तरह से डिज़ाइन करें ताकि मैनेजर्स या डायरेक्टर्स अपना फ़ायदा सोचें तो उनको कंपनी का फ़ायदा कराना पड़ेगा, अदरवाइज उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जो शेयर होल्डर हैं दोज विल ऑटोमेटिकली अर्न मनी और उनकी वेल्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब जो हमने पढ़ी थी यहाँ पे कि रेम्युनरेशन लिंक टू मिनिमम वेज, ईवीए, ये सब हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है रेम्युनरेशन लिंक टू मिनिमम प्रॉफिट लेवल। सो गाइज, अब सबसे पहले जो पॉइंट था हमारा दैट इज रेम्युनरेशन लिंक टू मिनिमम प्रॉफिट लेवल। तो बेसिकली इसको मिनिमम की जगह तुम प्रॉफिट लेवल भी बोल सकते हो, मतलब वैसे एग्जाम के लिए नहीं, अभी समझने के लिए। तो जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे उतना ज़्यादा रेम्युनरेशन मिलेगा, इसका सिंपल सा मतलब है ये। अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या आएगा, इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को बोलेंगे कि हायर दी प्रॉफिट्स, प्रॉफिट जितने ज़्यादा होंगे उतना तुम्हें बोनस मिलेगा, है ना, तो होगा क्या, जो डायरेक्टर्स या मैनेजर्स हैं दे विल नॉट थिंक फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रॉस्पेक्ट कि अभी हम कम प्रॉफिट लेके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं या हम कोई बात नहीं कम स्केल पे चलते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वो ऐसा नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे भाई कंपनी में खूब सारे प्रॉफिट कमाओ ताकि हमारा बोनस ज़्यादा हो। को क्या कर सकते हैं वो, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम कर सकते हैं, ठीक है, मटेरियल चीप बेचना शुरू कर सकते हैं, ज़बरदस्ती बेचना, कंपनी की ब्रांड गिरा सकते हैं सिर्फ सेल करने के लिए कि खूब सेल करो ताकि खूब प्रॉफिट हो और हमें खूब ज़्यादा बोनस मिले। सो ये है रेम्युनरेशन लिंक टू मिनिमम प्रॉफिट लेवल, एक बार इसको पढ़ लेना, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट इज रेम्युनरेशन लिंक टू इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन गाइस हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन इज शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ानी है अब डायरेक्टर्स को, ठीक है। तो मैनेजर्स या डायरेक्टर शेयर होल्डर की जितनी वेल्थ बढ़ेगी उतना ज़्यादा उनको बोनस मिलेगा। अब वेल्थ जो है इसका कोई एक स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है, स्पेसिफिक डिज़ाइन मतलब इसकी स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं है कि हाउ टू कैलकुलेट दी वेल्थ। तो इस केस में पोटेंशियल डिसएडवांटेज इज दैट कैलकुलेटिंग द बोनस में बी कॉम्प्लेक्स, बोनस कैलकुलेट करना कॉम्प्लेक्स रहेगा क्योंकि अब शेयर होल्डर की कितनी वेल्थ बढ़ी है उसको बहुत ईजिली कैलकुलेट नहीं कर सकते, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू लिंक्ड विद ग्रोथ, सॉरी रेम्युनरेशन लिंक्ड विद रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू मतलब यहाँ पे हमने कहा था जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना बोनस होगा, यहाँ पे है जितनी कंपनी की सेल्स बढ़ेगी उतना कंपनी का प्रॉफिट होगा, द मोर गुड्स यू सेल द मोर प्रॉफिट यू विल गेट, लाइक दैट। अब उस केस में भी डिसएडवांटेज क्या रहेगा गाइस, डिसएडवांटेज विल बी कि ये लोग
मैनेजर्स जो हैं वो सेल बढ़ाने के लिए व्हाट दे कैन डू, वो कंपनी के जो सेल प्राइस है प्रोडक्ट की वो सेल प्राइस गिरा देंगे, वो क्वालिटी गिरा देंगे ताकि बस फटाफट से सेल हो, सस्ता सेल हो, ये सब कुछ। तो बेसिकली जैसे हमने प्रॉफिट के केस में पढ़ा था वैसे ही इस केस में भी यही होगा कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो डायरेक्टर्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी का शॉर्ट टर्म बेनिफिट करने के लिए कंपनी का लॉन्ग टर्म लॉस कर सकते हैं। दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। ठीक है। और लास्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम। अब गाइस देखो, एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम का मतलब क्या होता है। इस स्कीम का बेसिकली मतलब ये होता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं ना, शेयर होल्डर वो एक काम सोचते हैं, एक चीज़ सोचते हैं क्या कि हम एक काम करें, हम ना डायरेक्टर्स को बोलते हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम एक काम करेंगे, हम आपको ना पैसे देने की बजाय, ध्यान से सुनना, हम आपको पैसे देने की बजाय वी विल गिव यू शेयर्स, वी विल गिव यू शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी के शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे या एट अ वेरी लो प्राइस, एट अ वेरी लो प्राइस, कि बहुत ही लो प्राइस है, हम आपको कंपनी के शेयर्स दे देंगे। अब ये चीज़ देने से क्या होगा, अब लोग सोचेंगे तो क्या होगा, इसके लिए भी तो शेयर्स अगर दे देंगे तो शेयर्स देने के लिए भी तो वो ऐसे करेंगे ना, खूब सारे प्रॉफिट्स कमाएंगे, और जो हमने ऊपर पढ़ा था सारा कि रेवेन्यू ज़्यादा करेंगे ताकि इनको शेयर ज़्यादा मिले। बट यहाँ पे एक कैच है। एक कैच क्या है, अगर तुम डायरेक्टर को शेयर दोगे, देखो सिंपल सा एक लॉजिक क्या है, जितनी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, जितना कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, इनडायरेक्टली और बिट डायरेक्टली, आई एम नॉट से फुली डायरेक्टली बट बिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर जो हैं उनकी वेल्थ बढ़ेगी। शेयर होल्डर की वेल्थ को हम कैसे नाप सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इट ओनली बाय चेकिंग द शेयर प्राइस, कि शेयर्स का प्राइस क्या चल रहा है, कितने डिविडेंड्स वो दे रही है ना। तो अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो डायरेक्टली, बिट डायरेक्टली कंपनी की शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर हम डायरेक्टर्स को या मैनेजर्स को कंपनी के शेयर्स दे देंगे एज ईसॉप्स, एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम, के उनको बोलेंगे आपको शेयर थोड़ा हम सस्ते प्राइस पे दे रहे हैं, मार्केट प्राइस जो शेयर का है लेट्स से वो है $100 का, बट आप मार्केट प्राइस शेयर का है 100, वो उनको बोलते हैं कि आपको हम ये शेयर $80 का दे देंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो उनको 100 की चीज़ 80 में मिल रही है, तो $20 का तो डायरेक्टली फ़ायदा हो गया। और दूसरा, उनको काम अब ऐसे करना पड़ेगा कि खाली प्रॉफिट्स पे नहीं काम करना पड़ेगा, खाली रेवेन्यू पे नहीं काम करना पड़ेगा, दे विल हैव टू वर्क सो दैट कंपनी के शेयर प्राइस बढ़े, क्योंकि कंपनी के अगर शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो जो शेयर्स इनको ईसॉप्स की तरह मिले हुए हैं, एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम, उनकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो तुमने सुना होगा कि बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव, जो बोनस, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको इंसेंटिव बोनस कैश में देने की बजाय वो उनको ईसॉप्स देती है, शेयर्स, ताकि वो इस तरह से काम करें कि शेयर की वैल्यू बढ़े। क्योंकि अगर शेयर का प्राइस कम होगा, अगर मान लो शेयर का प्राइस 80 से भी नीचे गिर गया तो डायरेक्टर्स का तो पूरा ही लॉस हो जाएगा कि 80 तो हमने दिए थे और शेयर की वैल्यू कम होगी, और कंपनी कौन चलाता है, डायरेक्टर्स। तो इसीलिए उनको उस तरीके से काम करना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े ही बढ़े, वरना उनका खुद का लॉस होगा। ठीक है। सो दिस इज कंसिडर द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे भी कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं, कुछ इश्यूज हैं। क्रिटिसाइज सब लोग हर चीज़ के लिए करते हैं, तो इसके लिए क्या क्रिटिसिज्म है, पहला कि लोग, ध्यान से सुनना गाइज, सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि जो डायरेक्टर्स जब भी ये शेयर ऑप्शंस लेते हैं, ठीक है, तो उनका टारगेट होता है लेते ही साथ ही शेयर बेच दो, लेते ही साथ ही शेयर सेल कर दो। अगर 80 के लिए थे 100 शेयर्स, तो तुम सीधा 100 के मार्केट प्राइस पे इसको सेल कर दो। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर फॉल्ट होता है। तो कंपनीज ने इसको ओवरकम करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि अगर ईसॉप के बेस पे आपने कोई भी शेयर लिया है तो आप उसको 2 ईयर्स तक या 1 ईयर तक या 3 ईयर्स तक सेल नहीं कर सकते। अगर आप एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम के थ्रू आपको कुछ भी शेयर्स मिलते हैं और तुम वो एक्सरसाइज ऑप्ट करते हो, तुम कंपनी के शेयर्स लेते हो, तो तुम वो शेयर्स 2 से 3 साल तक सेल नहीं कर सकते। ये एक उन्होंने कंडीशन लगा दी। ठीक है। अगर शेयर प्राइस गिर गया, जैसे मैंने बताया था कि 80 से भी कम शेयर प्राइस हो गया, तो डायरेक्टर्स बोलेंगे फिर तो हमें क्या इंसेंटिव मिला है, तो उल्टा हमारा नुकसान ही हो गया। अगर मार्केट प्राइस शेयर का 100 है, जैसे डायरेक्टर्स ने शेयर लिया, अभी कुछ नहीं हुआ था, शेयर मार्केट फॉल होगी, सब कुछ फॉल हो गया और ये शेयर 70 का रह गया, तो डायरेक्टर्स तो डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्या यार 80 का शेयर लिया, उल्टा है तो 70 हो गया, इससे बेटर तो नहीं एक्सरसाइज करते ये ऑप्शन। ठीक है ना। एक्सरसाइज ऑप्शन करने का मतलब होता है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो ये शेयर्स ले ही ले, इट इज़ अ ऑप्शन टू देम कि तुम ये शेयर्स ले सकते हो। ठीक है।
उसके बाद तीसरा, इफ कंपनी इशू लार्ज स्केल ऑफ शेयर ऑप्शन देयर कुड बी सम रिस्क ऑफ एक्सेसिव डिल्यूजन। एक्सेसिव डिल्यूजन का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है, कंपनी ओनर्स जो हैं, लेट से कंपनी के भी 2 ओनर्स हैं, ठीक है, और कंपनी के काफ़ी सारे डायरेक्टर, जो सर मैंने बनाए काफ़ी सारे डायरेक्टर हैं। इस बंदे ने कंपनी के उसको ऑप्शन दिया गया कि तुम इतने शेयर्स ले सकते हो कंपनी के अपने इंसेंटिव के लिए, उसने ये सारे शेयर्स ले लिए, तो होगा क्या, ही विल ऑल्सो बिकम ओनर ऑफ द कंपनी बिकॉज अब इसके पास शेयर्स भी हैं। ही इज अ डायरेक्टर बट ही विल ऑल्सो बिकम ओनर ऑफ द कंपनी। तो ओनरशिप जो इन दोनों के बीच में थी दैट विल बी डाइल्यूटेड, अब ही विल ऑल्सो बिकम द ओनर, तो ये शेयर होल्डर का एक थोड़ा सा नुकसान होता है, ठीक है। और लास्ट यही बोला हुआ कि डायरेक्टर्स मे डिस्टॉर्ट रिपोर्टेड प्रॉफिट विच इज कॉल्ड क्रिएटिव अकाउंटिंग टू प्रोटेक्ट द शेयर प्राइस एंड वैल्यू ऑफ देयर शेयर ऑप्शन, कि अपने शेयर ऑप्शन को बचाने के लिए वो गलत अकाउंटिंग भी कर सकते हैं ताकि शेयर प्राइस मार्केट में ना गिरे। जानबूझ के बुक्स ज़्यादा बढ़ाई हुई है, रेशियोज में कुछ एडजस्टमेंट कर दी ताकि बुक्स अच्छी लगें और शेयर की वैल्यू बढ़ती रहे, चाहे पीछे कंपनी में काम कुछ नहीं हो रहा, फॉल्ट हो चुका है, लेकिन फ्रंट में वो चीज़ दिखानी नहीं है। सो दैट इज एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम, ESOP। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि ओनरशिप एंड कंट्रोल आर डिफरेंट। अब जैसे मान लो ये शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, ठीक है, और ये 4 लोग इन्होंने अपॉइंट किए हैं हु आर वर्किंग इन दी कंपनी एंड रनिंग दी कंपनी। सो पॉइंट इज, अब देखो शेयर होल्डर्स हमने बताया था ओनर होता है कंपनी के, वो कंपनी में पूरा हर टाइम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। दे आर, जैसे मेरे पास खूब पैसे हैं बट नॉलेज नहीं है, आई हैव मनी बट आई डोंट हैव नॉलेज, तो मैंने कंपनी तो बना दी लेकिन कंपनी इज रन बाय दीज डायरेक्टर्स। तो आज की डेट में कहते हैं ना किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो यू कैन नॉट ट्रस्ट फुली ऑन दीज डायरेक्टर्स कि हाँ भाई ये जो काम कर रहे होंगे ये अच्छा ही काम कर रहे होंगे और कंपनी का प्रॉफिट ही करेंगे, ठीक है, हम जैसा सोच रहे वैसा करेंगे, हम कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन 4 के साथ लेट से 3 और लोग अपॉइंट करे, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए कंपनी के जो टॉप पोजीशन है उसमें टोटल 7 है डायरेक्टर्स, जिसमें लेट से दिस इज द चेयरपर्सन, मतलब डायरेक्टर्स का सबका हेड जो फाइनल डिसीजन वगैरह लेता है। ये 3 डायरेक्टर्स हैं, ये कंपनी में काम करते हैं, दीज डायरेक्टर्स वर्क इन दी कंपनी, and these directors don't work in the company, they just see if the company is working good or not and they give their inputs, and वो अपने inputs फिर शेयर होल्डर को बताते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो कभी अपनी गलती तो बताएंगे नहीं कि हमने गलती की है। लेकिन अगर ये लोग कंपनी में काम नहीं कर रहे, दीज आर इंडिपेंडेंट, इनका इनसे कोई लिंक नहीं है किसी भी तरीके का, ना कंपनी से कोई लिंक है, इनको सिर्फ हमने रखा हुआ है कि तुमने कंपनी में आना है, आने के बाद देखना है कि कंपनी कैसे काम कर रही है, अपने साल में 10 चक्कर तुम्हें कंपनी में 10 विजिट्स तुमने कंपनी में लगानी है, कंपनी की सारी वर्किंग देख के हमें तुम्हें रिपोर्ट करना है कि कंपनी कैसे चल रही है। Those people are called NED, that is non-executive directors. So NEDs are those people who don't work in the company, they are independent, they are just there to look after whether the company is doing all the things right, कुछ गलत तो नहीं कर रही, कुछ फ्रॉड तो नहीं हुआ कंपनी में, डायरेक्टर्स कुछ गलत तो नहीं कर रहे, सिर्फ उनका ये काम होता है। एंड दे आर इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है कि दोनों भाई भाई हों या ये कंपनी शेयर होल्डर का ओनर फ्रेंड हो, कुछ नहीं, दी शुड बी टोटली इंडिपेंडेंट। सो NED शुड हैव इंपॉर्टेंट प्रेजेंस इन दी बोर्ड, पूरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसके अंदर इनकी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है। मस्ट गिव एन ऑब्लिगेशन टू स्पेंड सफिशिएंट टाइम इन दी कंपनी, कंपनी में सफिशिएंट टाइम उनको देना चाहिए, should be independent, and at least half of the board should be independent NED, मतलब टोटल अगर 7 मेंबर्स हैं जिसमें से एक चेयरमैन है, तो एटलीस्ट जो रिमेनिंग 6 लोग हैं उसमें से 3 तो NED होने ही चाहिए, तभी हमारी कंपनी जो है वो बेटर चलेगी। ये तीनों डर के रहेंगे कि कल को हम कंपनी के प्रॉफिट्स इन्फ्लेट कर दें, कुछ कर दें, तो इस पर्सन को अकाउंट्स की बहुत नॉलेज है, आते ही देख लेगा कि भैया हमने जानबूझ के बुक्स में गड़बड़ की है, और तुम बोलोगे कि फिर आपस में अगर उन्होंने पैसे खिला लिए एक दूसरे को, कुछ कर दिया, वो तो हो ही सकता है, तभी हम बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट, तभी उनको इंडिपेंडेंट बोला जाता है, क्योंकि उनके प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस होता है, प्रॉपर वो बंदे एथिकल होते हैं, वो उल्टे काम नहीं करते, तभी उनको NED बोला जाता है, इस लेवल पे वो पहुंचे होते हैं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दीज आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दीज आर सेपरेशन फ्रॉम चेयरमैन एंड CEO, मतलब चेयरमैन से अलग होते हैं ये। सबमिट फॉर री-इलेक्शन, ये कभी भी अगर इनको री-इलेक्ट करा जाता है, नहीं पसंद आया तो डायरेक्टर को निकाल के किसी और डायरेक्टर को रख सकते हैं। एंड क्लियर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, के जो भी कंपनी काम करेगी उसके अकॉर्डिंग तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे।
अब आता है नेक्स्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स जो हमने ऊपर पढ़ा है ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, उसको उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया। तो मैं जल्दी जल्दी से इसको पढ़ लेता हूँ, जो भी चीज़ समझने वाली होगी वो समझा दूंगा, वैसे इसमें सिंपल प्लेन पढ़ के हमें समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है एनईडीज़ के बारे में, दैट इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एक्सक्लूडिंग द चेयरपर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट एनईडी। दीज आर डायरेक्टर्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन द रनिंग ऑफ द बिजनेस, दे अटेंड बोर्ड मीटिंग्स, प्रोवाइड एडवाइस, लिसन टू वॉट इज सेड एंड आर जनरली meant to act as a control of the actions of executive directors। जैसे मैंने बताया था कि executive directors की working का ये कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस मीन दे शुड बी फ्री ऑफ एनी बिजनेस और अदर रिलेशनशिप्स, के बिजनेस के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। एनईडी शुड गेट एक्स्ट्रा फीस फॉर चार्जिंग कंपनीज फॉर चेयरिंग द कंपनी कमेटी बट शुड नॉट होल्ड शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। एनईडीज को कभी भी ईसॉप्स नहीं मिलते, उनको कंपनी के शेयर्स नहीं दिए जाते। उनको बोलते हैं आप कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप कंपनी के शेयर्स लोगे तो अगर मान लो कंपनी के खूब सारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं और वो जाली प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट सही नहीं है, प्रॉफिट्स गलत हैं, बहुत फ्रॉड्स होके प्रॉफिट बने हैं, ये इन्होंने गंदी गंदी सेल करी है, चीज़ें खराब करी हैं, डैमेज करा है, वेस्टेज बहुत करी है सेल करने के लिए, तो एनईडी के पास अगर शेयर्स होंगे वो कहेंगे भाई क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छी बात है, सेल तो बड़ी है ना, हमारे भी शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उनके पास शेयर्स नहीं होंगे, उनको पता है कि हमें तो भैया 1 करोड़ रुपीज़ पर सिटिंग ही मिलने, चाहे कुछ करो चाहे ना करो, तो वो आएंगे, वो देखेंगे कि भाई ये फ्रॉड चल रहा है, हम तो ये ओनर को बता रहे हैं कि भाई स्टॉक की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है और स्टॉक में चीप प्रोडक्ट मिला रहे हैं और सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ में, कोई ये नहीं कि उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे या कम पैसे मिलेंगे, उनको उतने ही मिलेंगे, तो दे विल बी इंडिपेंडेंट, तभी उनको शेयर्स नहीं दिए जाते। One of the independent entity should be appointed as a senior independent entity and would act as a chairperson for interest of shareholder। के जो independent entities होते हैं उसमें से एक को हम चेयरमैन बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं। वैसे तो सारे सोचते हैं बट मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे एनईडीज़ में वो चेयरपर्सन की होती है कि तुम्हें शेयर होल्डर के बारे में सोचना है। जो चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो चेयरपर्सन होता है उसका काम होता है कंपनी का फ़ायदा सोचना, लेकिन इनका फ़ायदा होता है सिर्फ शेयर होल्डर का फ़ायदा सोचना। प्रोस्पेक्टिव एनईडी शुड कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस बिफोर एक्सेप्टिंग द रोल, कि कोई भी एनईडी अगर हम अपॉइंट करते हैं तो सबसे पहले वो कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करता है, पूरी कंपनी की डिटेल चेकिंग करता है, बाद में ही उसको वो अपने आप को अपॉइंट कराता है एज अ एनईडी। ऑन अपॉइंटमेंट एनईडी वुड ऑल्सो अंडरटेक दैट दे हैव द टाइम टू मीट देयर ऑब्लिगेशन। एनईडी को जैसे ही हम अपॉइंट करते हैं तो एनईडी की एक और चीज़ देखी जाती है कि एनईडी हमारी कंपनी में टाइम दे सके। अब जैसा कि मैंने बताया था एनईडीज़ आर द पर्सन जो कंपनी में रेगुलर काम नहीं करते। सो बेसिकली एनईडीज़ क्या करते हैं, इन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज पकड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी पकड़ी हुई है, ठीक है। तो 10 दिन यहाँ लगाए, 15 दिन यहाँ लगाए, 10 दिन यहाँ लगाए, 20 दिन यहाँ लगाए, 4 दिन यहाँ लगाए, 2 दिन यहाँ लगाए, 1 महीना यहाँ लगाया, 3 महीने यहाँ लगाए, तो एनईडीज़ ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो एनईडीज़ के पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए हमारी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए, अगर हमने उनको अपॉइंट किया। कंपनी नॉमिनेट्स कमेटी वुड एग्जामिन देयर परफॉर्मेंस एंड मेक एन असेसमेंट ऑफ वेदर दे आर डिवोटिंग इनफ टाइम टू देयर ड्यूटीज़, कि वो हमारी कंपनी में टाइम दे भी रहे हैं या नहीं, बस पैसे लेके चले जाते हैं, काम कुम कुछ नहीं करते, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कंपनी में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऑफ कोर्स तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे को मैनेज करना। एवरीथिंग इज लिंक्ड विद मनी, क्योंकि जो भी गलत होगा एवरीथिंग इज लिंक्ड विद मनी, प्रॉफिट, शेयर होल्डर वेल्थ। यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि कैसे पैसे को मैनेज करना है। तुम किसी कंपनी में जाते हो, तुम उनको सजेस्ट करोगे कि 2 बंदे कंपनी में चलाएं, एक बंदा कंपनी चलाए ना, वो सिर्फ जो चला रहा है उनको देखे और वो रेगुलर भी ना आए कंपनी में। तुम उसको बोलो मैं तो तुमको 1 लाख रुपए दूंगा हर विजिट करने के, और तूने डायरेक्टली मेरे को रिपोर्ट करके बताना है कि कंपनी में क्या हो रहा है, ये चीज़, ठीक है ना। ये भी बोल सकते हो अगर कंपनी में तू फ्रॉड्स निकालेगा अच्छा होगा तो मैं तेरे को ज़्यादा पैसे दूंगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल मजाक मजाक में मैं कह रहा हूँ। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, डे टू डे वर्किंग में काम करते हैं, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जस्ट गिव इट अ प्लेन रेट, कुछ इसमें खास नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा मेजरिंग अचीवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। सो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव जो हमारा है कंपनी का, कि शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ानी है, डायरेक्टर्स की सैलरी बढ़ानी है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ानी है, कंपनी की सेल बढ़ानी है, उन सबको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो रेशियोज आर द थिंग दैट विल हेल्प अस कंपेयर एंड क्वान्टिफाई रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल वैल्यूज। कि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं
लेकिन इन्वेस्टर की वेल्थ नहीं बढ़ रही, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कंपनी के प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको बोनस देना है, लेकिन इन्वेस्टर की वैल्यू नहीं बढ़ रही क्योंकि शेयर प्राइस हमारा कम होता चला जा रहा है, मार्केट वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो रेशियोज विल हेल्प अस फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल वेरिएबल्स। तो रेशियोज कैन बी ग्रुप्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न। घबराना मत, इस चैप्टर में हमें रेशियो कुछ नहीं पढ़नी, हमने रेशियोज F7 में पढ़ी हुई है, F2 में पढ़ी हुई है, F5 में पढ़ी हुई है, F3 में पढ़ी हुई है, वही चीज़ें हैं, बट हमें पढ़नी नहीं है यहाँ पे। डेट एंड गियरिंग, liquidity and investor ratio. The specific ratios covered in financial management syllabus will be looked in detail in chapter 19, although some of them may already been familiar to you from previous exams. जैसा कि मैंने बताया है, इन्होंने मेरे को कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया इन्होंने कॉपी करा होगा, अच्छा मैं इनकी बुक से पढ़ा रहा हूँ और इन्होंने मेरे को कॉपी करा होगा चलो, अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक NFPs, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखा जाए, हमने ये तो देख लिया कि जितनी हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उस केस में हम चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। प्रॉफिट वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हम NEDs रखेंगे, ED रखेंगे, सेल्स के साथ उनका लिंक होगा, प्रॉफिट के साथ उनका लिंक होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम मैनेजर्स या डायरेक्टर्स को कैसे चेक करें कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसमें क्या होगा, तो एक बार वो चीज़ भी हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। सो जो NFPs होते हैं, दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैं लिख देता हूँ NFPs, और इसको हम NPO भी बोलते हैं, या तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये पैसा कमाने के लिए नहीं, सोसाइटी की हेल्प के लिए ये काम करती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप की सेगमेंट के लिए काम करती है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, नॉट इन इंडिया बट ऑफ कोर्स आउटसाइड इंडिया। तो दीज आर कॉल्ड NFPs। अब NFPs, the non-financial objectives are often more important and are more complex because of the following, क्योंकि the most key objectives are very difficult to quantify, especially in financial terms. Example, quality of care given to patients in a hospital, उसको हम monetary terms में compare नहीं कर सकते। Multiple and conflicting objectives are more common in NFP. Example, quality of patient care versus number of patient treated. अब एक हॉस्पिटल है, ठीक है, हमने हॉस्पिटल में एक मैनेजर रखा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजर, जो हॉस्पिटल का ध्यान रख रहे हैं। अब हमें अगर ये देखना है कि वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसने कितना अच्छा काम किया, हम कैसे कंपेयर करें कि क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर वर्सेस नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीट। अब नंबर ऑफ पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है क्वालिटी पेशेंट की नहीं मेंटेन कर रही हो, क्वालिटी ऑफ केयर कम हो, फटाफट से काम हो, निकालो इसको, जल्दी निकालो, ऐसी टांग अभी ठीक हुई नहीं है, पट्टी पुट्टी बंधी हुई है, भेज दो इसको, रेस्ट करने नहीं दिया। या फिर क्वालिटी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पेशेंट्स कम आ रहे हैं, लाइन लगी होती है बाहर पेशेंट्स की, फिर भी पेशेंट अटेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि पुराने वाले को ज़्यादा क्वालिटी दे रहे हैं, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट होता है उस केस में असेस करना कि वर्किंग ऑफ अ मैनेजर इज़ राइट और रॉन्ग, तो इसीलिए NEDs का है। अब नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटअप ऑफ NEDs। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेटअप ऑफ NEDs के, ये गाइज ये चीज़ मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा, ये चीज़ हमने पुरानी काफ़ी सारे चैप्टर्स, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे पढ़ी हुई है, ये सिर्फ तुम्हें पढ़नी है, इसका कोई एग्जाम से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें पता ही है, ये मैंने तुम्हें वर्बली बता भी दिया, थोड़ा बहुत हिंट भी दे दिया, और तुमने पहले F1 F2 F3 F5 F7 में ये थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना, पॉज करके इसको पढ़ लो, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। अपनी बुक में पढ़ के साथ साथ इसको मार्क करते रहो, जो जो तुम्हें याद करना है। वैसे कुछ भी इसमें याद करने वाले ने पढ़ोगे ना, दिस इज जस्ट अ प्लेन इंग्लिश जिसमें तुम्हें ऑब्जेक्टिव थोड़े बहुत बताए हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यू फॉर मनी एंड 3 E's। वैल्यू फॉर मनी एंड द 3 E's। सो गाइस, वैल्यू फॉर मनी क्या होता है? ये बहुत सिंपल है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपल क्रक्स समझा दूंगा। वो समझने के बाद जब तुम इसको पढ़ोगे तुम्हें सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो NFPs होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें ये देखना कि एफिशिएंसी कैसी आई है, काम कैसा करा है मैनेजर्स ने, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको क्वान्टिफाई करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए वी विल टेक हेल्प फॉर वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट। अब वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है गाइस, देखना बहुत ध्यान से। सो वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखा जाए एक कंपनी में या एक NFP में क्या होता है, एक तो होते हैं हमारे इनपुट्स। इनपुट्स मतलब जैसे अगर मैं हॉस्पिटल का एग्जांपल लूँ तो हॉस्पिटल में मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, बेड, स्ट्रक्चर, ये सारा होगा इनपुट का खर्चा। देन आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब जब एक वो आया, अपना पेशेंट आया,
तो पेशेंट को कैसे ट्रीट किया, कितनी जल्दी ठीक किया, दैट इज़ प्रोसेसिंग। एंड लास्ट आता है आउटकम, कि आउटकम जैसे उसके बाद आता है आउटपुट या आउटकम, एक ही बात आता है आउटपुट या आउटकम। मतलब जैसे 100 पेशेंट्स हमारे एक स्पेसिफिक कैंसर के लिए आए थे, जिसमें से हमने 90 पेशेंट्स को ठीक कर दिया या 80 पेशेंट्स को ठीक कर दिया, दैट इज़ हमारा आउटकम। तो वहाँ पे हम 3 E's का यूज़ करेंगे। एक होता है इकोनॉमी, एक एफिशिएंसी और एक इफ़ेक्टिवनेस। इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस, ये 3 E's का हम यूज़ यहाँ करेंगे। शायद तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ गया होगा, तो सर ये तो हमने F1 में कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा था, है ना। जिन्होंने एग्जाम्शन ली थी ऑफ कोर्स उनको नहीं याद होगा, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं, बट स्टिल मैं बताता हूँ। देर आर 3 E's ऑफ VCM, दैट इज इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का मतलब होता है, इकोनॉमी मतलब लेस कॉस्ट, इसको तुम बोल सकते हो ऑप्टिमम कॉस्ट। ऑप्टिमम कॉस्ट मतलब कि खर्चे सबसे कम होने चाहिए, ठीक है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब ऑन टाइम, हर चीज ऑन टाइम पूरा होना चाहिए। कॉस्ट इनकम, एफिशिएंसी मतलब टाइम और क्वालिटी भी सही होनी चाहिए, ऑन टाइम भी होना चाहिए, क्वालिटी भी सही होना चाहिए। फिर आता है या एफिशिएंसी मतलब क्वालिटी, एफिशिएंसी मतलब क्वालिटी, इफेक्टिवनेस मतलब ऑन टाइम। ऑप्टिमम कॉस्ट, इकोनॉमी, एफिशिएंसी मतलब कि पूरा हमें एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। सो एफिशिएंसी मतलब कि हमें चीज़ में क्वालिटी देनी है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोसेस है एक पेशेंट को ठीक करने का, बहुत अच्छा सूदिंग प्रोसेस होना चाहिए। पेशेंट आया, उसको अच्छे से ट्रीट किया, उसको एक बंदा दिया जो जहाँ भी पेशेंट को लेके जाना है वो स्ट्रेचर पे उसको लेके जाए, फिर उसके जो भी टेस्ट वगैरह करने हैं वो करे, फिर उसको प्रॉपर रूम मिले, ऐसा नहीं है कि उसको रूम के बाहर छोड़ दिया, मतलब वो चीज़ हमें चेक करनी है, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। और लास्ट में आउटकम में हम चेक करेंगे इफेक्टिवनेस, कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी के हमारे पेशेंट्स ठीक, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल से ठीक हो रहे हैं। तो वी विल take the help of these trees to check the performance of the people or managers working in the NFP। तो जो NFPs होते हैं उसमें मोस्टली जो फंडिंग आती है वो फंडिंग देती है गवर्नमेंट। NFPs में पैसे कहाँ से आते हैं? मोस्टली गवर्नमेंट से। एक बंदा क्यों NFP चलाएगा जब उसको, हर बंदे को मोस्टली पैसे कमाने होते हैं, कुछ बहुत कम लोग होते हैं मेरे जैसे नहीं, मुझे भी गाइस देखो पैसे कमाने, आई ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न मनी, आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई डिफरेंट सोर्सेज। मैंने सोचा था यूट्यूब पे बच्चों को बोलूँगा कि वो जब भी कोई वीडियो देखे मुझे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दिया करे, ठीक है, थैंक्स का बटन दबा के। बट बहुत कम बच्चे, बहुत कम, क्या अभी तक टोटल 5 या 10 बच्चों ने करा होगा, सोचो, ठीक है। तो आई ऑल्सो नीड मनी, मेरा भी घर चलाना है, तो ऑफकोर्स मेरा भी टारगेट है पैसे कमाने का, बट स्टिल दिस इज़, चलो अच्छा लगता है, मन से अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो गवर्नमेंट में फंडिंग, जो गवर्नमेंट डू फंडिंग फॉर NFPs, तो गवर्नमेंट वुड वांट कि हम ये तीनों चीज़ें चेक करें ताकि हमें पता चले कि जो मैनेजर है, जो कंपनी चला रहा है, वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट इज़ 3 E's। ऑप्टिमम कॉस्ट, के जो इनपुट है वो हमारी सबसे लो कॉस्ट हो। देन प्रोसेस जो हमारा पूरा है वो एफिशिएंट हो, अच्छा प्रोसेस हो, नीट प्रोसेस हो, क्वालिटी वाला प्रोसेस हो। और इफेक्टिव लास्ट में कि हमारे जितने भी लोग हैं, पेशेंट है, वो मोर पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स आर रिकवरिंग एंड मोर नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो ठीक हो रहे हैं हमारी मेडिसिन से, हमारे हॉस्पिटल से। तो ये तीनों चीज़ें हम चेक करते हैं, ठीक है। ये एक बार पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। इसको भी यू कैन जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, अगर तुम इसको पढ़ोगे। चलो मैं ये पढ़ने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, वरना तुम बोलोगे कि सर आप तो कुछ पढ़ाते ही नहीं हो। इकोनॉमी, acquiring resources of appropriate quality and quantity at a lower cost. Note, while obtaining low cost, it is an important consideration is not only one. Achieving true economy will include ensuring the purchase are fit for purpose and meet predetermined standards. For instance, selecting the lowest quality inputs may lead to quality issues and compromising level of output. Fact है कि अगर लो कॉस्ट हमें करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी भी गिरानी है। अगर हॉस्पिटल में हम, जैसे मान लो कोई मशीन है, लेट्स से एक्सरे मशीन है, तो एक्सरे मशीन ज़रूरी नहीं है कि सबसे कॉस्टली लेनी है, ज़रूरी नहीं है सबसे सस्ती लेनी है। जिस मशीन में हमारा पर्पस अच्छे से सॉल्व हो, अच्छे से हमारा पर्पस सॉल्व हो, हम वो मशीन ले सकते हैं, अगर वो थोड़ी सस्ती भी मिल जाए। ज़रूरी नहीं है सिर्फ नाम के लिए सबसे महंगी मशीन लेनी है, दिखाने के लिए कि हमारे हॉस्पिटल में इतनी महंगी मशीन है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का काम होता है कि वो बताते हैं इतनी महंगी मशीन यहाँ से इंपोर्ट हुई है, गवर्नमेंट वाले नहीं ऐसे काम करते,
ठीक है। एफिशिएंसी, मैक्सिमाइजिंग द यूजफुल आउटपुट फ्रॉम गिवन रिसोर्सेज एंड मिनिमाइजिंग द इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट, कि वेस्टेज कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में जस्ट छोटा सा एग्जांपल, इंजेक्शंस लगते हैं, तो ऐसे इंजेक्शंस ना लगाएं कि आधे इंजेक्शन वेस्ट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। तो दैट इज हमारा एफिशिएंसी। Some public services fall within the first definition as they try to provide as much of service as possible with strictly limited resources and few opportunities to generate further income sources. This is defined as input driven efficiency. It would include services such as library provision. कुछ खास नहीं है, एक बार पढ़ लेना, just give it a plain read. Effectiveness, ensuring that output from any given activity is achieving the desired result. जो हमने सोचा था कि हमारे हॉस्पिटल में एक साल में एटलीस्ट 25,000 पेशेंट्स रिकवर होने चाहिए, वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, दैट इज हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, इसके बाद बस हमारा चैप्टर इतना सा रह गया और ये चैप्टर हमारा होता है खत्म। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स मैं नहीं कराऊंगा, वो तुम्हें एज होमवर्क करनी है। जो भी डाउट्स हो यू कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डिस्कस इन द ग्रुप। सो सिंस द सर्विसेज प्रोवाइडेड आर लिमिटेड बाय द फंड्स अवेलेबल, क्योंकि एनएफपीज में फंड लिमिटेड होते हैं, की फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएफपीज विल बी, एनएफपीज के की फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? रेज एज लार्ज सम एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा पैसा वो ले सके ले, क्योंकि लगना तो पब्लिक को ही है ना, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, पैसे कमाने तो है नहीं, सारा पैसा पब्लिक को ही लगेगा। स्पेंड फंड एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल, वेस्ट नहीं करना, पैसा इफेक्टिवली यूज़ करना है। Targets may then be set for different aspect of each accounting period, for instance such as total to be raised in grants and voluntary income, कि कितना ग्रांट्स में हमें पैसे लेने गवर्नमेंट से, वॉलंटरीली कितनी इनकम लोग दे सकते हैं, कितना बेनिफिट दे सकते हैं। मैक्सिमाइजिंग परसेंटेज ऑफ दिस टोटल फंड रेजिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट, के टोटल जो पैसे आए हैं उसमें से फंड का खर्चा कितना करना है हमें, कि अगर हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए पब्लिक ने फंडिंग इतनी करी है, गवर्नमेंट ने इतनी फंडिंग करी है, तो इस टोटल में से कितने हमें कॉस्टिंग करनी है, कितने पैसे रखने हैं संभाल के आगे के लिए। अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, मैक्सिमम परमिटेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कि इतना खर्चा हमें हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में लगाना है, इतने इंप्लॉयज़, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। मीटिंग बजट्स, जो हमारे बजट थे। ब्रेक इवन इन लॉन्ग रन, कि स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, आगे जाके हम ब्रेक इवन पे आ जाएं कि जितना हमारा खर्चा है उतने ही हमारे ग्रांट्स और इनकम से पैसे रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएफपी। एनएफपी डोंट वांट टू अर्न प्रॉफिट, उनको बस ये होता है कि हमारा जो पैसा आ रहा है उतना लगे, हॉस्पिटल में जो लोग भी थोड़े बहुत पैसे दे रहे हैं वो उन्हीं की केयर में लगे, प्रॉफिट नहीं कमाना, लेकिन लॉसेज में भी नहीं चलना कि जिन लोगों ने पैसे लगाए हम उनसे लेते रहें और वही पैसा का कोई बेनिफिट ना हो। तुमने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में थोड़ी सी फीस होती है, क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमाना उनको ऐसे करना है कि वो ब्रेक इवन पे आ जाए, ताकि लोगों ने, जिन्होंने, अब गवर्नमेंट हर बार थोड़ी पैसे लगाएगी, कुछ ही पैसा लगा सकती है, तो वो ब्रेक इवन पे आ जाए एनएफपीस, कि हमें पैसा लेने की भी ज़रूरत नहीं है और हमारे चीज़ें भी पूरी हो रही हैं, कवर हो रही है। ठीक है गाइज, यही होता है हमारे चैप्टर खत्म। नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। चलो बाय गाइज, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।